आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री। सबसे ईजीएस्ट और सबसे छोटा चैप्टर मैं कहूँगी आपकी केमिस्ट्री का है। साइंस का सेकेंड मोस्ट ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट चैप्टर है ये आपका। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट अगर ढंग से समझ लिया तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिकली मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रही हूँ और डेफिनेशंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझते जाएंगे सारी चीज़ों को। अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो पहले ये समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। अगर 2 केमिकल्स हैं, 2 से अधिक केमिकल्स हैं, अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक न्यू प्रोडक्ट बनता है और विद न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपने आप चेंज होती हैं। ठीक है, अब नीचे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें मेरे स्टूडेंट को सॉल्यूशन के अंदर RNA डालना है। इसे हम थोड़ी सी देर के लिए अगर छोड़ना फॉर लेट्स से 10 मिनट्स, उसके बाद ही इसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, दैट इज FeSO4, और कॉपर की जो है डिपॉजिट हो जाएगी हमारे किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, कॉपर की डिपॉजिट हो जाएगी, तो इसी से हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब आपकी बुक में ये जो चैप्टर शुरू होता है उसी फर्स्ट पेज पे चैप्टर के फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का बता रखा है कि डिफ्रेंशिएट करो कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ है, अगर ये हो चुका है तो। इस सब में आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर जब उस पेज को आप सॉल्व करोगे तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें अगर कलर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, तो आपका फिजिकल चेंज तो होगा ही, बट एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होती ही हैं, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज का सबसे बड़ा एग्जांपल है वाटर को आप फ्रिज में रख दो, आइस बन जाएगा, आइस को मेल्ट कर दो, दोबारा वाटर बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही है आपकी, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वाटर। अब केमिकल का देखें तो अब मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है जिसमें मैंने RNA को FeSO4 सॉल्यूशन में डाल दिया है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या निकलती हैं एक केमिकल रिएक्शन के, या फिर आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन हो चुका है, टेक्स प्लेस। ठीक है, तो किस बेसिस पे, अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस का एवोल्यूशन हुआ है, चेंज हो गया है टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन का, मतलब पहले कोल्ड था, केमिकल रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस हो गई है, तो इसका मतलब कि आपका केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गया है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अगर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट का बेसिकली मीनिंग होता है सेडिमेंट, एक सेडिमेंट फॉर्म हो जाना। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ सेडिमेंट, मतलब आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 2 सॉल्यूशन डाले और वो सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन के बाद एक नीचे ना कुछ सब्सटेंस सा इकट्ठा हो गया, सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस को आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आपकी उसमें केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। अगर कलर चेंज हो जाता है, डिफेड हो जाता है, यहाँ पर भी हमने देखा था कि यहाँ पर ब्लू था कलर और यहाँ पर ग्रीन हो गया है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो गया है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आएंगी ही आएंगी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो पता चल गई है, चेंज इन कलर और चेंज ऑफ स्टेट, ये तो होगा ही। एवोल्यूशन गैस भी होगा, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट भी होगा। अब इस चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना होगा, लिख के बताना होगा, तो इसके लिए आपको
सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको हाइड्रोजन दे रखा है तो उसका सिंबल क्या होगा, है ना। बोरोन दे रखा है उसका सिंबल क्या होगा, सल्फ़र दे रखा है तो उसका क्या सिंबल होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करो। आपकी पूरी 10th में आपको जो भी मैं इस चैप्टर में बताने वाली हूँ कि ये याद कर लो, आपको पीरियोडिक टेबल में से सिर्फ ये याद करना है या ये पार्ट याद करना है, तो बस ये याद कर लो, बहुत है आपकी पूरी क्लास 10 की केमिस्ट्री के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी, ठीक है। 10th के लिए मैं बता रही हूँ, 11th में आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो 10th के लिए कितना काफ़ी है, 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम, सिंबल एंड वैलेंसी इसलिए कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाओगे, वैलेंसी कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो आपने क्लास 9th में ही सीख लिया था, ठीक है। क्लास 9th में आपने सीख लिया था आपके 4th चैप्टर में ही, तो इसलिए मैं कह रही हूँ 1 to 20 एलिमेंट्स तो बेसिकली याद होने ही चाहिए आपको। बाकी हम धीरे धीरे रिकॉल होगा, वैसे तो रिकॉल होगा ये सारी चीज़ें जो आपने 9th में पढ़ी है वगैरह, 5th 6th में पढ़ी है, 7th में पढ़ी है, ठीक है। अगर आपको बाय चांस याद नहीं होते हैं 1 to 20 एलिमेंट्स, इसके लिए ट्रिक है, दैट इज़ हाय हेलो लीजा BBC न्यूज़ ऑफ फेमाइन नेपाल। कैसे है ये, हाइड्रोजन हाय हेलो लीजा BBC न्यूज़ ऑफ फेमाइन नेपाल, ठीक है। वैलेंसी भी इसी उसमें याद कर सकते हो, 1 से शुरू होगी, 0 1 इसके आप निकाल सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है वैलेंसी निकालना ईजी है, ये मैं सिखाने वाली हूँ वैलेंसी कैसे निकलेगी, ठीक है। 9th का टॉपिक है, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये था आपके 1 to 20 के 1 to 10 के लिए, और 11 to 20 के लिए ना मांगो अल्लाह से पैसे, सो चलो आगरा के कैफे, ठीक है। कैसे, सोडियम कहने ना मांगो अल्लाह से पैसे, सो चलो आगरा के कैफे, ये सीक्वेंस में याद करने की ट्रिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब वो तो हो गई, पर हमारे पास जिंक भी आता है, आयरन अभी मैंने करवाया, कॉपर, इसकी वैलेंसीज वगैरह ये आपको सेपरेटली याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनके अलावा आपके पेपर में एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं आएगा जो आपने देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिंक कर लेना, सिल्वर कर लेना, इस चैप्टर के लिए सिर्फ लेड कर लेना, कॉपर कर लेना, आयरन कर लेना, ठीक है। बाकी सारा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे ये वाला सल्फेट आए, ठीक है। ये सब याद ज़रूर कर लेना, और बाकी सब याद कर ले तो वो भी बहुत अच्छा है बाकी चैप्टर्स के लिए। अब आते हैं हमारे जो चैप्टर का नेम का था सेकेंड पार्ट पे, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में कहें, जब आप एक रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हो ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन भी 2 टाइप से लिखी जाती है, दैट इज़ योर वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब सिंपल वर्ड्स में लिख दो, व्हेन द केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन वर्ड्स मतलब सोडियम है SODIUM, उसके सिंबल में नहीं लिखी है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन मतलब व्हेन द केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज में, दैट इज NaC। यहाँ पे Na सोडियम की जगह हमने क्या लिख दिया, Na लिख दिया उसका केमिकल फॉर्मूला, क्लोरीन की जगह हमने Cl लिख दिया और कंपाउंड फॉर्मूला में Na। इसी को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन। अब चलिए केमिकल इक्वेशन जो हमने यहाँ पिछले उसमें देखा था कि केमिकल इक्वेशन के फर्दर पार्ट में केमिकल इक्वेशन आती है, हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं इसे, उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स है, दैट इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड उसमें आपको डिफरेंस मैं बता देती हूँ कि ये याद ना हो, तो अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, स्केलेटल याद रखना है, स्केलेटन के ऊपर वो थोड़ी होती है मसल्स वगैरह, तो उसके ऊपर की कवरिंग नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। उसमें भी याद कर सकते हो। अब बैलेंस्ड क्या होती है
इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों साइड पर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी, ठीक है। उसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कहते हैं। और इसी में नॉट लगा दो, द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड, दैट इज योर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इसी को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब ये तो पढ़ लिया कि इक्वेशन को बैलेंस भी करते हैं हम। अब ये क्यों करते हैं, वाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन, हम इसलिए करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जिसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और यहाँ पर मैंने पूरा वही चीज़ लिखी हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स लिखा है, 1 मार्क में आएगा जो मैं बोल रही थी, बस वही लिख के आ जाओगे, बहुत है, मेन आंसर यहाँ पर शुरू होता है। आगे चलते हैं। अब इतना सब कुछ पता चल गया, अभी केमिकल इक्वेशन वगैरह, अभी केमिकल इक्वेशन सिंपल से लिख दिया, हमें इससे कोई इन्फॉर्मेशन भी तो ड्राइव करनी पड़ेगी, सिर्फ इतना पता चल जाएगा ये एलिमेंट्स है, कितनी क्वांटिटी में है, कैसे स्टेट में ले रखा है, क्या कलर है उसका, फिर क्या हो गया, क्या है, कौन सी गैस इवॉल्व हुई वगैरह, सब कुछ पता कैसे चल रहा है जब हम एक इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव वे में लिखते हैं। और उसका भी एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको इसी क्लास में बताने वाली हूँ, जिससे आप आगे जा कर के आपके फर्दर चैप्टर्स में, फर्दर क्लासेस में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फर्स्टली आप क्या कर सकते हो, आप स्टेट लिख सकते हो, जैसे जिंक है, जिंक किस फॉर्म में मिल रहा है, हमें सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। लिक्विड है तो एल लगा देंगे, ठीक है। एक्वस में यहाँ पे ए, क्या वो लिखा है, एक्वस मतलब वाटरी सब्सटेंस में, नॉर सॉलिड नॉर लिक्विड, ठीक है, उस फॉर्म में। गैस, यहाँ पर हमने गैस में जी की जगह मैंने यहाँ पर ये लगाया है एरो, बाद में बताती हूँ, जी लिख देना आप ब्रैकेट में। और लिक्विड, लिक्विड के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर हमें बताना है कि ये केमिकल कंसनट्रेटेड स्टेट में लिया है, डाइल्यूट में लिया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट के लिए DIL डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, और कंसनट्रेटेड के लिए CONC डॉट, ठीक है। अब फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व हुई है तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, उसी के लिए हम क्या लगाते हैं, अपवर्ड एरो, जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है H2 के ऊपर, ठीक है, H2 के साइड में, सॉरी। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो बेसिकली अगर आपको दिखाना है ना प्रेसिपिटेट है, तो आप यहाँ पे ऐसे सिंपल से लिख सकते हो PPT डॉट, ठीक है। और आप एक डाउनवर्ड एरो लगा सकते हो, जहाँ पर मैंने अपवर्ड लगाया है, जो प्रेसिपिटेट होगा उसके साइड में, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है, उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो कि किधर की किसी भी साइड, रिएक्टेंट साइड पे अगर अपनी हीट दी है तो प्लस हीट लिख दोगे रिएक्टेंट साइड पे, और अगर प्रोडक्ट साइड पे है तो प्रोडक्ट साइड पे प्लस हीट लिख दोगे। अब इसके बेसिस पे ना केमिकल रिएक्शन होते हैं 2 टाइप के, तो वो हम फर्दर पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। और एक और चीज़ है जो पता होना अच्छा रहेगा, पता है तो बता देती हूँ। अगर एक रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो आप उसे कैसे दिखाओगे, सिंपल है, ये एरो है जो यहाँ पर लगता है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल निशान डाल देना तो उससे पता चल जाएगा ये हीट का सिंबल है, ठीक है, आपका हीट का सिंबल है, इससे हीट पता चलेगी, हीट के प्रेजेंस पे एक रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको दिखाना है कि एक रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो आप कैसे दिखाओगे, ये रहा एरो रहा आपका, और आप न्यू बना दो, ये न्यू है, इस साइन को हम न्यू कहते हैं, आप न्यू डाल सकते हो एरो के ऊपर, फॉर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है अगर रिएक्शन, तो उसको दिखाने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट आपको ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, हाउ, ये वाला ही एज इट इज़ पूछा जा सकता है आपकी केस स्टडीज़ में, कि हाउ वी कैन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये सारे पॉइंट्स है, याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आप चलते हैं, इतना बैलेंसिंग 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 पढ़ लिया, अब ये बैलेंसिंग करते कैसे हैं या पढ़ते हैं। आपकी बुक में हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है फॉर बैलेंसिंग। मुझे वो आज तक समझ नहीं आया, मुझे जैसे समझ आया मैं वही आपको बताने वाली हूँ। सिंपल सा है, एरो से इधर वाली साइड को हम रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, इधर वाली साइड को प्रोडक्ट साइड। तो वही उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी आपके वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके आप नेम लिख लीजिए और कितनी उसमें है। जिंक है, एक लिख दिया, हाइड्रोजन है, एक प्रेजेंट है, ये ऐसे करके आप लिख दो दोनों साइड पर, ठीक है। अब ये दोनों तो लिख दिए आपने। अब बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस मतलब हमें इक्वल करने हैं रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल सी मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इसी में ही समझा रही हूँ कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो कैसे करोगे। यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं बस, है ना। इंटू 2 कर दो, दैट इज़ यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ इन दोनों में हमें इंटू 2 करना पड़ेगा। अब ये देखो हाइड्रोजन कहाँ है, आपकी रिएक्टेंट साइड पे करना पड़ेगा ना, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसके आगे 2 लगा देते हैं और क्लोरीन भी इसी के साथ है, तो मतलब क्लोरीन भी डबल हो जाएगा और इसी के साथ हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। यस, इट्स योर बैलेंस इक्वेशन। आप नीचे नहीं लगा सकते, जैसे HCl दे रखा है तो नीचे नहीं लगा सकते कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैलेंसेस रुक जाती है, गलत हो जाएगा इस पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है वैसे तो, पर मैं आपको सॉल्व करने का तरीका जो मैंने यहाँ पर बताया है ना वही है। आंसर ही चेक आप यहाँ से कर सकते हो, मैंने नीचे लिख दिया है और सेम एज इट इज़ जैसे फॉर्मेट मैंने यहाँ पर दे रखा है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। दैट्स योर होमवर्क क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। ऑल्सो आपको जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार और प्रैक्टिस करना है। वैसे तो मैं भी आपके साथ करवाऊंगी अभी अपने अपकमिंग सेशंस में, पर फिर भी इस सेशन को देखने के बाद ज़रूर प्रैक्टिस करना है। एक बार खोल के तो एटलीस्ट देख लेना कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। और एक और ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपको वर्ड इक्वेशन दे रखी है या वर्ड्स में दे रखा है कि ये लिया है और फिर ये रिएक्ट कर गया है, तो उसे केमिकल इक्वेशन में लिख करके करोगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है, केमिकल रिएक्शन पेंडिंग छोड़ा था, अब उससे भी कंप्लीट कर देते हैं कि अभी केमिकल रिएक्शन पता चल गया क्या हो गया, अभी कितने टाइप्स के हैं, क्या कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन। तो यही सब है, यही सारे हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं हमारी पूरी क्लास 10 की केमिस्ट्री में, और यही आपका फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग चैप्टर है जो आपकी आगे की केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ये सारे आप नाम पढ़ लो, एक एक करके बताते हैं होते क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, इसमें आ रहा है ना वर्ड कंबाइन, तो इसीलिए मतलब 2 रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन हो जा रहे हैं, एक साथ कंबाइन होंगे तो सिंगल क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। इससे भी याद कर सकते हो, नहीं तो डेफिनेशन करेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि एक या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं वो कंबाइन होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं विद न्यू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब इसके जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर करना है। ये वाला रिएक्शन तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन ना इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इसी रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब ये CaO क्या है, कंपाउंड का नेम देना तो आ गया होगा अब तक, क्योंकि क्लास 9th में इतना ये सब पढ़ा है आपने। तो Ca मतलब कैल्शियम और O दे रखा है, दैट्स योर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं और क्विकलाइम भी कहते हैं, याद कर लो। ऑल्सो इसको चूना भी कहते हैं, इसे चूना भी कहते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, वही वाला चूना ही है। इसमें अगर हम वाटर मिला दें, चूने के अंदर वाटर मिला दें, क्विकलाइम के अंदर वाटर मिला देते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है स्लेक्ट लाइम। क्विकलाइम किस में चेंज हो रहा है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। और ये भी याद रखना है आपको कि इसमें रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा। मतलब किसी भी कंटेनर में अगर आपने चूना रखा है, उसके अंदर पानी मिला दिया है, तो जब स्लेक्ट लाइम बनेगी, जो कंटेनर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आपको फिर उस स्लेक्ट लाइम को टच नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगी वो स्लेक्ट लाइम। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। वैसे तो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो चूना हमने लगाया है और चूने का पानी, मतलब चूने के अंदर पानी डाल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बना था, उसे हमने अगर अपनी वॉल्स पे अप्लाई किया तो 2 या 3 दिनों के बाद ना हमें वो वॉल इतनी शाइनी सी लगती है, अलग ही चमक आती है। वो क्यों आती है ये भी पूछा गया है, PYQ है ये आपका, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। PYQs के साथ साथ ही करा रही हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो जितने भी PYQs हैं इसी के अंदर से पूछे गए हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है कि शाइनी अपीयरेंस आ जाती है, क्योंकि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो फुली रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ, जिसके साथ CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर एक थिन लेयर पर डेवलप कर लेता है जिसकी कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर। और यही कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या देता है, शाइनी अपीयरेंस देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। पहले बता रही हूँ, आपके सेकंड चैप्टर में बहुत यूज़ होगा ये। अब कुछ दूसरे एग्जांपल्स देख लो। कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है, 2 सिंपल सी बात है, A+B है, रिएक्ट कर गए तो AB बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और ये सारे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं। अगर हम वाटर की फॉर्मेशन देखें तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेचुरल गैस को बर्न करें, किसी भी कार्बन एटम को बर्न करें या कार्बन कंपाउंड को बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारा वैसे तो एक्सोथर्मिक है, पर वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें हमारा आगे जाके ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है फूड की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कि अभी मैं बता रही थी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो ये सब कुछ अब इसमें बता रही हूँ। एक्सो मीन्स एग्जिट, एक्सो मीन्स एग्जिट, एंडो इनसाइड से, इनवर्ड, इससे याद कर सकते हो। और ये किस बेसिक में, थर्मिक का मतलब हीट, थर्मिक अरे आप टेम्परेचर से भी लगा सकते हो। एक्सोथर्मिक इसका मतलब क्या होगा, जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक, बाहर निकल रही है। एक्सो मतलब एग्जिट, हीट एक्सकेप कर रही है, उसे उस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक करेंगे। ठीक है, अब एंडोथर्मिक की बात करते हैं। एंडो मैंने क्या बोला था, इनवर्ड से, इनसाइड से लगाना, हीट इनसाइड एब्जॉर्ब इन हो रही है, यूज हो रही है हीट की प्रेजेंस, हीट को एब्जॉर्ब करके कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाले में आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। अभी मैं बताऊंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो 2 या मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे A है, B और C में स्प्लिट हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके 3 टाइप्स के हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलिटिक। समझ लेना,
थर्म का मतलब ही हीट है, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन। फोटो कहाँ, फोटो आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा, वो किसकी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से, है ना। तो उसी से रिलेशन लगा के फोटोलिटिक मतलब सनलाइट की वजह से कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है डेफिनेशन का, याद करने में इजी रहेगा इसीलिए बता रही हूँ। और ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। और ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं। रट्टा मार लेना, 2-3 बार लिख के देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये इस बार। इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, किसी न किसी सेट में तो ज़रूर आएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उस पर कि FeSO4 फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन लिखो, ठीक है, या लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, अब कोई भी आ जाए, आपको नाइट्रेट दे रखा है, जैसे कॉपर नाइट्रेट भी दे रखा हो, बस Pb की जगह क्या लिखना है, Cu लिखना है, बाकी सारा सेम है नाइट्रेट के, ठीक है। ऑल्सो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अगर फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक कितनी वैलेंसी वाला, 3 वैलेंसी वाला फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे O के नीचे 3 आएगा, ठीक है। कई FeO लिख आते हैं, वो FeO हमारे यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत जगह आपको ये आयरन ना गड़बड़ करता हुआ दिखेगा, कभी वो 4 लिख रहा है, कभी वो 3 पे आ रहा है, ऐसे से चीज़ें होंगी, ध्यान रखना है आयरन की जब भी आप रिएक्शंस लिखोगे। ऑल्सो मैंने सोचा था कि मैं इसी के अंदर एक रिएक्शन डालने वाली थी, स्टीम का रिएक्शन विद आयरन, जो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से जो हो रखा है आपकी बुक के अंदर बैलेंस करवाना, उसमें आपका आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन दे रखा है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके फर्दर चैप्टर में, जो आपके 3rd चैप्टर है ना, उसमें दे रखा है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है आपके यूटीज में, मिड टर्म्स में। इतने चांसेस नहीं है कि वो बोर्ड में आए, MCQ में आ सकता है कि ABC, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, आपको दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे ABCD, बताओ ये ABCD की वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछा जा सकता है। और ये 1 मार्क में मैं बता देती हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। बैलेंसिंग के एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के होंगे हार्डली। तो स्पीड इंक्रीज करनी है बैलेंसिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसके बेस पे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, उसके अंदर से मैंने क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, मतलब आपके पूछा जा सकता है केस स्टडीज़ में, वैसे मैंने लिख दिए हैं, आगे स्लाइड्स में हैं वो क्वेश्चंस। तो बेसिकली इसकी पहले आपको ये एज इट इज़ अपने दिमाग के अंदर डाल लो ये क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और इसकी बैलेंसिंग भी याद कर लेना अगर बैलेंसिंग नहीं होती है बाई चांस तुमसे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो आपका मैं बता देती हूँ, कैथोड आपका क्या होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है। एनोड एडिशन और कैथोड उसका उल्टा है, जो बच गया माइनस आपका वही आ जाएगा, ठीक है, कैथोड सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, यही लिखना है। ऑल्सो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो मतलब जो भी आपका इस कंपाउंड के अंदर आपका पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव साइड पे होगा,
अब यहाँ पे देखो O आपका नेगेटिव वैलेंसी लेता है तो वो पॉजिटिव साइड पे अट्रैक्ट होगा, और हाइड्रोजन आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैलेंसीज लेता है तो वो कंपाउंड पे निर्भर करता है कि उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव हो। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव है तो कैथोड साइड पर जा कर के मिलेगा आपको हाइड्रोजन, और एनोड पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की इक्वेशन लिखो या वगैरह वगैरह जो अभी मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ऑल्सो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि ये डायग्राम किससे रिलेटेड है। इसमें नहीं बताया जाएगा कि ये क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। ये डायग्राम अच्छे से देख लो। इस डायग्राम के अंदर आपका हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ऑल्सो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपकी यहाँ पर एनोड वाली साइड है उसमें जो वाटर है वो वाटर का लेवल ज़्यादा है, और कैथोड में जो आपका वाटर का लेवल है वो कम है। क्यों है? इसमें पता चल रहा है कि जो एनोड पे जो गैस इकट्ठी हुई है वो कम है अमाउंट में, और कैथोड पर जो गैस इकट्ठी हुई है वो ज़्यादा है अमाउंट पे। वो क्यों है? कैथोड पे मैंने बताया था कौन सी है, हाइड्रोजन है, और एनोड पे कौन सी है, ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन जो है कम है और हाइड्रोजन ज़्यादा है, वो क्यों है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑल्सो ये 1:2 रेशियो में हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। क्यों? H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2:1 कह सकते हो आप। मतलब हाइड्रोजन का 2 रहेगा और ऑक्सीजन का 1 रहेगा यहाँ पर। इसीलिए ऑल्सो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ करी गई है। बहुत माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब याद करने का है। डायग्राम के पिक अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना। जो भी बोल रही हूँ कि करते जाओ, यही आएगा पेपर में ज़्यादातर। अब जैसा कि मैंने बताया ही था, वाई द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड एट एनोड। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि जो हाइड्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होती है और ऑक्सीजन एक सिंगल मॉलिक्यूल में ब्रेक होती है। इतना सा ही लिखना है, और डबल द रेशियो। ठीक है, हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होती है डबल इन रेशियो देन ऑक्सीजन। और ये कौन सी रेशियो में होती है? 1:2 भी लिख लो या फिर 2:1 लिख लो, पर सीधा लिखना कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा और ऑक्सीजन के साथ 1 आएगा। ठीक है, इरेज कर देती हूँ मैं इसे। आगे चलते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना वाटर की, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस सिंपली नहीं हो जाती। अगर हम सिंपल से इलेक्ट्रोड्स डाल करके वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो वाटर होगा ना उसके अंदर मिनरल्स नहीं होंगे टू पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि वाटर अपने आप में ना एक बहुत ही कम, क्योंकि न्यूट्रल होता है वाटर, उसके अंदर इतना चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम उसके अंदर एसिड डालते हैं। इसीलिए हम एसिड डालते हैं फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमें करानी है तो हमें वाटर के अंदर आयंस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम इसमें एसिड डाल देते हैं। आयंस ज़्यादा होते हैं एसिड में। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो हो गई, कौन सी गैस कैथोड पे आई, कौन सी गैस एनोड पे आई। मैंने लॉजिकल तरीके से बताया था कैथोड और एनोड का पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, उसके बेसिस पे ही इसे याद करना ज़्यादा ये याद हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ आपसे ना आपके 2nd चैप्टर में 3rd चैप्टर में भी पूछा जाएगा कि कैथोड पे कौन सी गैस होती है, एनोड पे कौन सी गैस है, उसमें भी वो इलेक्ट्रोलिसिस ही होगा बहुत ज़्यादा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई? तो उसके लिए आपका टेस्ट है, टेस्ट याद करने पड़ेंगे आपको। बेसिकली 3 चीज़ों के लिए टेस्ट आते हैं,
हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कि आपको उनकी प्रेजेंस चेक करनी है। इस चैप्टर में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही पढ़ोगे सिर्फ, तो अभी सिर्फ इतना ही याद करने की जरूरत है कि हाइड्रोजन गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑक्सीजन गैस को कैसे। दोनों का तरीका सेम है कि बर्निंग स्प्लिंटर लेकर जाओ या मैचिस की तिल्ली लेकर के जाओ हाइड्रोजन गैस के पास, तो अगर फ्लेम वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक पॉप साउंड के प्रोडक्शन के बाद, तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस होगी। और अगर बर्निंग स्प्लिंटर के पास ले जाने से आपकी जो फ्लेम है वो मोर ब्राइटली, मतलब बहुत अच्छे से जलने लगती है और भी भड़क जाती है ना, तो वो हमारी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन पे आते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला डिकम्पोजिशन। उसके लिए सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स याद करने की ज़रूरत है और एज इट इज़ याद करना है। और ये भी याद करना है कौन सा सॉलिड है कौन सा गैस है। यहाँ पर अपवर्ड एरो आप डाल सकते हो गैस की जगह पे जहाँ लिखा है। ऑल्सो गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, Br और Cl, ठीक है। और ये जो AgCl है और AgBr है ना, ये आपका वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है और ये डीकम्पोज होता है, तो आपको उसमें उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है कि वो क्लोराइड है, उसका क्लोराइड ले लिया हमने, तो आपको कौन सा लिखना है, AgCl, ब्रोमाइड ले लिया तो AgBr। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हमने अभी हमारे जब केमिकल रिएक्शन का जब मैं आपको बता रही थी डेफिनेशन, और इसके नीचे मैंने CuSO4 का जो एग्जाम्पल लिया था आयरन लेयर वाला, वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट था, जिसके अंदर जो जब एक रिएक्शन होता है तो एक मेटल, आपका जो एक मेटल है अगर वो लेस रिएक्टिव है तो वो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो आपका उस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब ये देखो, अगर AB सॉल्यूशन है और C एक मोर रिएक्टिव मेटल है, तो वो उसे उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। फिर से देखो, AB आपका क्या है, सॉल्यूशन है, एक मेटल सॉल्यूशन है, और C आपका क्या है, एक मेटल है जो कि आपका क्या है, मोर रिएक्टिव है देन AB सॉल्यूशन। तो क्या करेगा, A मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्यूशन से और खुद वहाँ जा कर के बैठ जाएगा। बता देती हूँ, द रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसके यहाँ पर बेसिकली आपको कोई भी दे सकते हैं आपको इसमें रिएक्शंस। बेसिकली इसमें कोई भी एग्जाम्पल जो है, मैं ये नहीं कह सकती कि इम्पॉर्टेंट है, कोई भी दे सकते हैं आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपने 8th में भी लर्न की थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़, अभी भी आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कईयों को याद नहीं होती है, मुझे भी नहीं होती थी। इंग्लिश में है पर बहुत अच्छी है, याद हो जाएगी। तो मैंने ये ट्रिक यहाँ पर वर्ड्स में लिखे हुए ना, सिंबल से नहीं किया। सिंबल मुझे लगता है आपको अभी तक याद हो गए होंगे, बस ये 3 ही रहते होंगे मरकरी सिल्वर गोल्ड के, ये याद कर लेना, HgAgAu, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, पोटेशियम से शुरू करिए। पोटेशियम को प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आर ज़ीब्रा, इंस्टेंट ट्राई लुकिंग या फिर लर्निंग हाउ, हाइड्रोजन का हाउ, कॉपर, मस्ट, मरकुरी, सेव, गोल्ड, और नीचे प्लैटिनम भी आता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ प्लैटिनम, पिंक, ठीक है। हाउ, कॉपर, मस्ट, सेव, गोल्ड, प्लैटिनम याद करना है। हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी हैं आपके, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। जब
तक कि हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन आपकी डाइल्यूट क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है, तब तक वो मेटल्स आपको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन को। ये याद रखना, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में। ऑल्सो ये आपके मेटल्स की है और हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल है, इसलिए भी मैंने इसमें ब्रैकेट डलवा रखा है। ठीक है, याद रखना है ये डिक्रीजिंग वेव में है, डिक्रीज हो रही है सबसे ज़्यादा। पोटेशियम जो है आपका रिएक्टिव मेटल है। आगे चलते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। इसके अंदर सिंपल सा याद रखना है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट आयंस है ना, वो अपनी अगर प्लेस जो है एक्सचेंज कर देते हैं तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ऑल्सो इसमें सारे के सारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक्वस होते हैं और एक प्रेसिपिटेट बनता है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ये कंपल्सरी नहीं है, पहले ही बता देती हूँ, फिर मत बोलना कि मैंने नहीं बताया था। ठीक है, ऑल्सो अगर हमें पूछा जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो आप डेफिनेशन सेम लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आयंस और मेटल आयंस एक्सचेंज देयर प्लेसेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ऑल्सो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यहाँ पे मैंने पीपीटी लिखा हुआ है। ठीक है, आप डाउनवर्ड एरो भी डाल सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था। और ऑल्सो इसमें भी कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट वाला तो नहीं है, मैं कह नहीं सकती कि कोई आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये याद रखना कि पीपीटी कौन सा है, प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा आपका, BaSO4 और AgCl आपका ज़्यादातर क्या आता है, प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी एक्टिविटी 1.2 है, उसे भी देखना ज़रूरी है। इसमें आपसे बेसिकली यही पूछा जाता है कि एक रिएक्शन कराया है किसके बीच में, लेड नाइट्रेट के बीच में और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में, और उन दोनों को एक बीकर में डाल के मिक्स कर देते हैं। फिर एक रिएक्शन होता है और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये पूछा जाता है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसके अंदर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और इसकी आपको केमिकल रिएक्शन लिखने को भी पूछी जाती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। ऑल्सो मैंने इसमें एक्वस 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 और प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है सॉलिड यहाँ पर। तो ऐसे ही एज इज लिख कर के आओगे, मैम खुश हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऑल्सो ये एक और क्वेश्चन आपकी उस एक्टिविटी में नीचे क्वेश्चन देखे हुए हैं, वही मैं बता रही हूँ कि उसमें से आंसर्स क्या है उनके। एनसीईआरटी की बुक खोल के ज़रूर बैठना जब भी चैप्टर को पढ़ रहे होगे। अब वो उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, ये पूछा जाता है। अब वो उस प्रेसिपिटेट का कलर और नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, येलो और लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड येलो होता है देखने में, हालांकि पीबी मतलब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों की दोनों वाइट है नेचर में, बट इनका प्रेसिपिटेट येलो निकलता है। स्ट्रेंज है, इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जिसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी इक्वेशन से मैं समझाने वाली थी कि जैसे यहाँ पर ये K है, ये जाकर कि इसके वाले के साथ चिपक जाएगा और ये PB है ना, इसके पीछे वाले के साथ जाकर चिपक जाएगा। ये दोनों अपनी ना पोजीशंस एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है, दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसका डेफिनेशन कैसे आया मैं ये बता देती हूँ आपको। इसमें रिडक्शन एंड O मीन्स आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिडक्शन किस में हो रही है, ऑक्सीडेशन किस में हो रही है। बेसिकली ये जो मैंने नीचे दे रखी हैं चीज़ें ये पूछी जाती हैं।
और आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिएक्टेंट साइड से ही बताना होता है, प्रोडक्ट साइड पे मत लिख के आ जाना। यहाँ पे RA का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट एंड OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये सारे की चीज़ें होती क्या है ये जान लेते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे। अब ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके रिडॉक्स रिएक्शन के टर्म्स। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? अगर किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट मतलब आपको मेटल जो है लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करता है ऑक्सीजन को, वैसे तो उसका नाम ही ऑक्सीडेशन है, तो अगर गेन करता है ऑक्सीडेशन को या लूज़ करता है आपकी हाइड्रोजन, लॉस किसका हो रहा है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का। रिडक्शन में क्या होता है? गेन होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स और गेन होते हैं आपके हाइड्रोजन, बट रिडक्शन हो रही है मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ये कह सकते हो, ये उल्टे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का ही स्लैश करके आप क्या कर सकते हो? रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हो, ORRO, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद को रिड्यूस कर दे, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और एक सब्सटेंस जो खुद को रिड्यूस ना करके दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और इसी का ही आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार मार्क लगा लो इस पर। अब आते हैं आपके एग्जाम्पल्स पे जो कि आपसे पूछा जाता है। अभी ये आपके पास यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है जिसमें आयरन जो है, अभी मैंने दिखाया था CuSO4 के अंदर आयरन लेवल डाल दो तो इसके अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो ही रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है इसमें, जैसे इसमें जो Fe है आपका आयरन है वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसके अंदर से जो है इसका क्या हो गया? लूज़ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो Fe क्या होगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा कि मैंने बताया था। अगर आपको ऑक्सीडेशन पता चल जाए ना तो मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट है वो, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर Cu है, वो सिंपल अपना एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड बनाने के लिए गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, सॉरी ऑक्सीडाइज हो गया और रिडक्शन टेक्स प्लेस हो गया, ठीक है। नहीं समझ आया? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे ZnO है, इसमें मैंने हर एक टाइप का एग्जाम्पल डाला है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, हाइड्रोजन के बेसिस पे एंड ऑल्सो योर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ये पहला इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे था, सेकंड आपका ऑक्सीजन के बेसिस पे। ZnO है प्लस कार्बन है, फिर आपका रिएक्ट करने के बाद Zn अकेला बच जाता है और O उस दूसरे के पास चल जाता है। मतलब Zn जो है, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड जो है आपका रिड्यूस हो गया है, Zn बन गया है जिंक बन गया है, तो रिड्यूस हुआ है तो मतलब रिडक्शन हुई है, ठीक है। ऑल्सो ये जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है, तो ऑक्सीडेशन हो गई है। और सिंपल सा चीज़ है, आपकी रिएक्टेंट साइड से ही आपको लिखना है। रिडक्शन किसकी हुई है? ZnO की, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ZnO। और ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? कार्बन की हुई है, तो मतलब ये कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इतना सा ही याद करने की ज़रूरत है, ट्रिक्स याद रखना मेरी बस। अब हाइड्रोजन के बेसिस पे भी मैं बता ही देती हूँ। ये देखो हाइड्रोजन के बेसिस पे यहाँ पे दे रखा है जो मैंने बताया था, इसको क्लीन कर देती हूँ। ऑल्सो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करके आना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी Cu है प्लस H2 कर दिया हमने, हाइड्रोजन गैस को
पास करा दिया आपका कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो क्या हुआ, CuO जो है यहाँ पर सिंपल कॉपर में हो गया चेंज, तो ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव हो गई, है ना, ऑक्सीजन रिमूव होगी। ऑल्सो इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन गेन कर रहा है, सॉरी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहते हैं हम इसे, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और H2 जो है वो गेन कर लेता है, जो ऑक्सीजन लूज हुई है, इसलिए उसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया। इसी से ही आप लिख सकते हो O है तो RA, R है तो OA, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऐसे ही आपको लिख करके आना है, पूछ लिया जाएगा आपको, और ये भी बोल दिया जाएगा Cu जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो गलत होगा। आपके प्रोडक्ट साइड से कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो आपका पूछ लिया जाता है, पेपर में ज़रूर आया है, 5 बार तो मैंने खुद देखा है सेट्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसके HCl के साथ रिएक्ट करता है और वो अपना सॉल्ट देता है, वाटर देता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है। तो इसमें हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हुई है। आई नो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि HCl और यहाँ H2O है, तो आप ये बोल दो कि ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि गेन कर ली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, नहीं, ये गलत है, ये नहीं हुआ है। आपका जो ऑक्सीडेशन है उसमें आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ऑक्सीडेशन में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, और Cl ने अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, लूज करे हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। और रिड्यूस क्या है, Mn जो है यहाँ पे उसके साथ ऑक्सीजन था या नहीं था, ठीक है, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 एटम्स यहाँ चले गए, फिर ये खाली 2 एटम वाला रह गया है क्लोरीन, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये भी चीज़ें याद रखनी है। वैसे तो पूरी टेंथ कह रही हूँ, 10th की केमिस्ट्री में यही ऐसा एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का जो एज इट इज़ आ जाता है, जितने भी एग्जाम्पल दिखाए उनमें से ये एज इट इज़ आ जाता है, और आपसे यही पूछा जाता है, तो आंसर भी ऐसे ही याद कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था आपका, बस इतना सा था ये चैप्टर, समझने की चीज़ें थी, फाउंडेशन था ये आपका, और आपके लिए, आपकी इस पेशेंस के लिए थैंक यू। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी आपकी क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग योर एडुमाइंस अकेडमी।